नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसई में आपका स्वागत है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के बाद किसकी लोकप्रियता में उछाल, किसके पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़त है और कहां पर है गिरावट, ये बताने के लिए हम आपको आंकड़ों के नजरिए से आज बताएंगे कि किसको हो रहा है फायदा और किसको हो रहा है नुकसान। और इसी के साथ कुछ बेहद दिलचस्प आंकड़े आपके सामने रखेंगे। एनडीए बनाम इंडिया, ये कहते हैं हमारा पलड़ा भारी, ये कहते हैं हमारा गठबंधन सब पर हावी। अब हम आपको बताएंगे कि आंकड़ों के नजरिए से, वोट शेयर के नजरिए से, सीट के नजरिए से, पार्टियों के नजरिए से कौन दिख रहा है इस वक्त बड़ा, कौन दिख रहा है ज्यादा लोकप्रिय, किसके पास दिख रही है ज्यादा ताकत। तो सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज काका जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि एलजेपी आर का पक्ष हमारे पास रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों की शुरुआत करते हैं। सी वोटर के सर्वे के दो बेहतरीन सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहला प्रश्न, सवाल यही था कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया का अविश्वास प्रस्ताव लाना सही था। ये पहला ही प्रश्न है जिसमें पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। अब ये जो विपक्ष और एनडीए आप लिखा हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये विपक्ष का समर्थन करने वाले लोग हैं और एनडीए का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव लाना सही था, हाँ कहने वाले विपक्ष के समर्थकों में 46.3% लोग हैं, यानी आधे से भी कम। ये ऑपोजिशन के समर्थक लोग हैं जो कह रहे हैं हां। वहीं पर 35% विपक्ष के समर्थक कहते हैं नहीं, अविश्वास प्रस्ताव लाना सही नहीं था। वहीं कह नहीं सकते वाले विपक्ष के समर्थक 18.2% है। ये आपने देख लिया विपक्ष के समर्थकों की क्या राय है अविश्वास प्रस्ताव पर। 46% कहते हैं लाना चाहिए, 35 कहते हैं नहीं लाना चाहिए, 18 कहते हैं कह नहीं सकते। अब आइए एनडीए के समर्थकों पर, जो हमने पूछा है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला सही था। एनडीए के समर्थकों में से 20% कहते हैं हाँ अच्छा था, 20% इनको सबक सिखा रहे हैं। लेकिन 65% है इनके समर्थक जो कह रहे हैं कि नहीं लाना चाहिए था अविश्वास प्रस्ताव। कह नहीं सकते वाले 14% के आसपास है। चलिए अगला सवाल जो सी वोटर ने अपने सर्वे में पूछा है, किसको फायदा हुआ अविश्वास प्रस्ताव से। विपक्ष के समर्थक जो कहते हैं कि एनडीए को ही फायदा हो गया, वो है लगभग 30%। इनके सपोर्टर्स में से 30% ऑपोजिशन में से कह रहा है कि एनडीए को फायदा हो गया, और विपक्ष में से ही 14% कह रहा है कि इंडिया को फायदा हुआ। सिर्फ 14% मानते हैं आलोक जी कि आप लोगों को फायदा हुआ है, आप ही के समर्थकों में से। वहीं विपक्ष में से कह नहीं सकते वाले 43% है, वो कह रहे हैं हम इस पर अभी कोई फैसला नहीं देना चाहते हैं, वो शायद आगे का इंतजार करना चाहते हैं। एनडीए के समर्थकों में से 50% कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा हुआ है। आपके समर्थकों में से सिर्फ आधे ही समझते हैं कि आपको फायदा हुआ है। आप लोग 200-400 की बम कर रहे हैं। फिर 11% कहते हैं कि जो इनके समर्थक हैं उनमें से कह रहे हैं कि इनको फायदा हो गया है, और वहीं कह नहीं सकते वाले 27% हैं। अब जो अगला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं वो वर्तमान स्थिति पर, वो कोई ओपिनियन और सर्वे नहीं है, वो मौजूदा स्थिति में हम आपको एनडीए बनाम इंडिया की ताकत दिखा रहे हैं। जब आप वोट परसेंटेज के नजरिए से 2019 और 2023 को देखेंगे तो ये आंकड़ा आपके सामने आएगा। बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए वोट प्रतिशत के नजरिए से जो फासला एनडीए और यूपीए के बीच में 2019 में 18% था, वो इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद महज 6% रह जाता है। वो 45 से पहुंचते हैं 43% वोट शेयर पे, और ये पहुंचते हैं 27 से 37% वोट शेयर पर। वोट शेयर के बाद आइए आपको बताते हैं 19 बनाम 23 एनडीए बनाम इंडिया। सीट के नजरिए से जब आप देखें तो कौन कहां पर दिखाई दे रहा है। यहां पर भी गिरावट का सामना एनडीए करती हुई दिखाई दे रही है, 352 से 335 पर फिसल रहे हैं। वहीं अगर आप यूपीए को देखें तो वो आगे बढ़ रहे हैं 91 से 144 पर, 91 से 144 पर बढ़ रहा है यूपीए। काफी फासला, लगभग आप देख लीजिए 50 का, इधर आप देख रहे हैं 261 का फासला था, अब फासला घट के 191 का हो गया है जब आप सीट शेयर देख रहे हैं तो। और पार्टियों के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो एनडीए जहां 19 से 38 पर पहुंचा है, वहीं यूपीए 18 से 26 पर पहुंचा है।
और जो आखिरी आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि इस गठबंधन में कितना दम है, उसमें कितनी पार्टियां किस तरफ है। हालांकि एनडीए को आप देखें तो यहां पर उनको एज है, जहां पर 19 से वो पहुंच गए 38 पर, और यूपीए में जो फासला पहले 1 का था वो 12 का हो गया। एनडीए बहुत आगे बढ़ गया है। यूपीए 18 से अब इंडिया 1 के 26 पर पहुंच गया है। ये है आंकड़ों के नजरिए से इंडिया गठबंधन बनने के बाद। अगर हम वोट प्रतिशत और सीट में देखें तो ज्यादा ताकत इनकी बढ़ी है, पार्टियों के दम पर देखें तो पार्टी ताकत इनकी बढ़ी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के सी वोटर के सर्वे में यह साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए को ही, यानी सत्ता पक्ष मोदी सरकार को फायदा हुआ है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है, लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है, आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे उतनी शांति निकट आएगी। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट, उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है, और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया, उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आप ही से है। ऐसा नहीं है कि आप लोग भी और आपके समर्थक बहुत खुश हैं कि आप लोगों ने पूरा विश्वास प्रस्ताव हाईजैक कर लिया या उससे बहुत सफलता हासिल कर ली? आपके सपोर्टर्स में से भी सिर्फ और सिर्फ 50% ये मानते हैं कि आपको फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है वो कितने मानते बताइए? नुकसान हुआ है वो 11%। तो इसका मतलब बाकी लोग उसको इररेलेवेंट मानते हैं। तो 89% मानते हैं या तो कोई नुकसान नहीं हुआ है या तो ये इररेलेवेंट है, जैसे कांग्रेस इररेलेवेंट बन चुकी है, जैसे यूपीए इररेलेवेंट बन चुकी है। अब देखिए, मुझे व्याख्या करने दीजिए। ये पहला ऐसा ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव है कि लाने वालों को अपने प्रस्ताव में इतना अविश्वास है कि वोटिंग होने से पहले भाग गए। लाने वालों को इसमें इतना अविश्वास होता है कि जो उनके नेता सदन है उनको बोलने का मौका जब तक अमित भाई नहीं बोलते तब तक देते नहीं है। और लाने वालों ने अपने अपने अविश्वास को छिपाने के लिए और राहुल में विश्वास जताने के लिए जो मूल मकसद से लाया था, राहुल जी की स्पीच सुनकर, उनकी रिलॉन्चिंग देखकर भारत माता की हत्या हो गई, इस प्रकार का वक्तव्य सुनकर मेरी जानकारी यह है अंजना जी कि 144 जो इनके खाते में आ भी सकते थे, आधे ने कहा कि हम तो वोट डालेंगे ही नहीं, ये सुनकर भारत माता की हत्या। तो इसीलिए वोटिंग से पहले ही ये रफू चक्कर हो गए। और इसीलिए जो अपने ही फ्लोर टेस्ट के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब उनको लगा कि 100 से कम आंकड़ा कहीं ना हो जाए, और इसकी पुष्टि कहां होती है?
इसकी पुष्टि आपके सर्वे में होती है कि आपने यूपीए के समर्थकों को पूछा कि ये इतना नायाब लाए हैं, क्या विचार है आपके, तो मात्र 14% बोलते अच्छा थॉट था, 86% बोलते गलती कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं कि रीलॉन्चिंग का 14वां टेक हो गया, अब भी रीलॉन्च करते जा रहे हैं। इनका हर अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए सौभाग्यशाली होता है। हाँ, एक कमी रही, मोदी जी ने इनको कहा था 5 वर्ष है, आप तैयारी करके आना, अगली बार आलोक जी 2028 में पूरी तैयारी करके आना, क्योंकि जनता नहीं यूपीए के समर्थक आपको समर्थन देने से कतरा रहे। अगर ये हालत रही तो 28 में क्या प्रेडिक्शन पीएम का सही होगा? आलोक जी वो कह के गए हैं कि 28 में फिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन उसको दरकिनार कीजिए। ये सर्वे कह रहा है कि 14.8% आपके फॉलोअर्स ये मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से आपको यानी इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि सी वोटर सर्वे कहां से ये आंकड़े लेकर आया है, कौन किसका सपोर्टर है, कौन नहीं है, क्या सैंपल साइज है, तमाम इस तरह के सर्वेज जो हैं, जब मोदी जी का ग्राफ गिरता है तो इस तरह के सर्वेज मार्केट में दिखाई देते हैं। कल से 2 चैनल्स के और भी सर्वे चल रहे थे ऑनलाइन, उनमें जब मोदी जी का पूरा ग्राफ जब डाउन हो गया तो मुझे लगता है सी वोटर को फिर बीजेपी ने काम पे लगाया होगा। अब बात आती है इरिलेवेंट हो गए हैं। इरिलेवेंट तो मुझे लगता है कि कल के अविश्वास प्रस्ताव के बाद बीजेपी की सोच इरिलेवेंट हो गई है कि वो किसी भी रूप में मणिपुर को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहती, मणिपुर की जो दुर्दशा है उस पर नहीं बोलना चाहते। अब कहते हैं साहब वो पहले कौन बोला, बाद में कौन बोला। मैं तो शहजाद भाई से पूछना चाहूंगा, कितने सांसद थे जब मोदी जी बोल रहे थे सो गए थे? वो सांसद सो रहे हैं, सांसद सो रहे हैं, आप लोग क्यों चले गए? हम भागे नहीं थे, भागे तो मोदी जी थे। मैं बताता हूँ ना, उत्तर दे रहा हूँ ना, आप इतना उतावला क्यों रहे? मैं उत्तर दे रहा हूँ उसका। 1.5 घंटे तक आज कल का विषय अविश्वास प्रस्ताव का ना राहुल गांधी थे ना कांग्रेस पार्टी थी। अविश्वास प्रस्ताव का मूल मुद्दा था मणिपुर। 1.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री ने केवल मीडिया की फुटेज खाने से इधर की बात उधर की बात जिस तरह से की, और 4D फार्मूला के डाइवर्ट कर दो, डेविएट कर दो, डिस्ट्रैक्ट कर दो, डिनाई कर दो चीजों को, जब उस फार्मूले पे लगे रहे और जब मोदी जी ने वहां पर नारे लगवाने शुरू किए, जब मोदी जी ने ठहाके लगवाने शुरू किए, एक तरफ मणिपुर जल रहा था और मोदी जी मजाक उड़ा रहे थे, जब मोदी जी जख्मों के ऊपर नमक डाल रहे थे, जिस तरह से तमाम सांसद उनको स्वस्तुति कर रहे थे उनकी, तो विपक्ष ने सही समझा। क्योंकि पीएम एक बार भी हमने तो सोचा था कि पीएम जब बोलेंगे तो शुरुआती माफी से करेंगे कि मैं सबसे पहले मणिपुर की बेटियों से माफी मांगता हूं, मैं मणिपुर की जनता से माफी मांगता हूं, मैं देश से माफी मांगता हूं, मैं सदन से माफी मांगता हूं कि मैं लगभग 90 दिन तक खामोश रहा, मैं कौन सी गुफा में था मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री बाकी राज्यों का नाम लेकर कल भी तमाम जो मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए नजर आए। अब मुद्दे की बात यह आती है कि तमाम आंकड़े जो हैं ये केवल और केवल मोदी जी को बचाने के लिए मुझे लगते हैं कि किस तरह से मोदी जी को बचाया जाए। हाँ। इससे आगे कुछ नहीं लगता है। हाँ। अगर संख्या गिर रही है, 10% वोट इंडिया के बनने के बाद बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है। अभी तो 6 महीने पड़े हुए हैं, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। चलिए जवाब दीजिए इसका, जल्दी से दीजिए। देखिए, अभी इन्होंने कहा सर्वे पर अविश्वास है, सी वोटर पर अविश्वास है, लोकतंत्र में अविश्वास है, भारत माता पर अविश्वास है। विश्वास इनका एक परिवार में ही है और इस परिवार में विश्वास जताते जताते भारत माता पर अविश्वास है। कब कहा? भारत माता की हत्या हो सकती है। भारत माता हमारे दिलों की धड़कन है। भारत माता सदैव, उसको निष्प्राण कभी नहीं किया जा सकता। भारत माता जीवित है, जीवित थी। हजारों वर्ष की गुलामी के कालखंड में भी भारत माता जीती रही, तो भारत माता की हत्या होगी। और भारत माता की हत्या की कामना मनोकामना करने वाले बताइए कि 84 में जब नरसंहार हुआ और सिखों को मार दिया गया और बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती है कहने वाला प्रधानमंत्री, तो क्या था? और बताइए कि 1993, 97 और 2011 में मणिपुर जलता रहा, एक साल तक जलता रहा, तो वो क्या था? भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। अरे एक बात तो अच्छी है कि कम से कम भारत माता है ये मानने लगे, वरना तो ये सोनिया माता की जय बोलते थे राजस्थान में। इन्होंने वीडियो निकाला था, सोनिया माता की जय बोलो, भारत माता की जय मत बोलो। राहुल गांधी ने पीसी की, फिर भारत माता कहा, और फिर कहा उन्होंने। हाँ, सुनिए, ऐसा है, रीलॉन्च फेल हो गया, दरबारी भी बहुत दुखी थे, दरबारियों के वीडियो भी आए सोशल मीडिया पे, और उसके बाद रीटेक भी किया, रीटेक में भी गलती कर दी। अब रीलॉन्च के बाद रीटेक में भी बंदा गलती करे तो इससे क्या उम्मीद रखी जाए? इसलिए मैं कहता हूं, अब बताइए, क्या इंडिया गठबंधन से आप लोग डर गए हैं? जो तो तीसरा डेटा था वो नंबर दिखा। अंजना जी, ऐसा आप इसमें जवाब दीजिए ना। आप रिबाटल दे रहे थे ना, इतना लंबा लंबा होगा तो फिर बाकी दोनों क्या करेंगे यहाँ पर? ये जो आंकड़ा है, ये जो हम 19 से 23 में आपकी शक्ति को वोट परसेंटेज में अगर हम एडअप करके देखें, आप 45 से 43 पर आ रहे हैं,
जो तीसरा ग्राफिक्स था वो दिखा दीजिए। वहीं आप यूपीए को देखिए तो वो आगे बढ़ रहे हैं। 18 से अब जो फासला था अब वो 6 रह गया है आपके और इसके बीच में। इस पर बोलिए ये वाले पे। देखिए ऐसा है, ये पॉलिटिक्स में 1+1 2 नहीं होता। ये सपा बसपा आए थे ना एक साथ, वोटर साथ आ गए क्या उनके? जो वोटर जमीनी हकीकत पे, और हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे धीरेन्द्र जी, उनसे पूछिए जमीन पे जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, केवल आप ऊपर से मिल जाओ तो नीचे से मिल जाते हैं। एक सेकंड सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो केमिस्ट्री की बात है ना, कहां पर ले जाए कहां पर ना ले। तो केमिस्ट्री आनी तो चाहिए। अब केमिस्ट्री कैसी है? आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक को देखकर कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं ओवर हाइप है। ये केमिस्ट्री मिल रही है, ये बायोलॉजी और फिजियोलॉजी सब फेल हो रहा है इनका। और दूसरी बात देखिए, मैं इन्होंने मणिपुर की बात की, मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं। राहुल गांधी 16 मिनट बोले और वो क्या बोलने लगे वहां पे, हंसी मजाक तरीके से 1-2 गोले फेंकूंगा। मेरे पास वीडियो है, समय कम है इसलिए मैं प्ले नहीं कर रहा हूं। सारे लोग पीछे बैठ के हंस रहे थे। प्रधानमंत्री 42 मिनट बोले, होम मिनिस्टर 40 मिनट बोले। अगर आपकी संवेदना थी तो मणिपुर पर सुनकर जाते, आपको राइट टू रिस्पॉन्स गौरव गोगोई जी को मिलता। क्यों नहीं आपने इस्तेमाल किया? और क्यों आप मणिपुर पर चर्चा नहीं चाह रहे थे? और दिल्ली सर्विसेज बिल आया तब आपने स्टैंड चेंज कर दिया। मणिपुर से नहीं, इनको केवल अपने राहुल जी को स्थापित करना था। रीलॉन्च में भी फेल हुए, रीटेक में भी फेल हुए, इसलिए दरबारी भी नाराज है, उनके वोटर भी नाराज है। यूपी राइट टू रिप्लाई क्यों नहीं इस्तेमाल किया गौरव गोगोई ने? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से एक घमंडिया सरकार कल वक्तव्य दे रही थी, जिस तरह से नारे लगवा रहे थे देश के प्रधानमंत्री, बड़ा ही दुख हुआ कि उन्होंने खुद को अपने आप को एक्सपोज कर लिया। हम तो कह रहे थे कि आप मणिपुर के ऊपर बोलिए ना। 4-5 मेन सवाल थे जो देश जानना चाहता था। आलोक जी, फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आ रहा हूं, आपके सवाल पर भी आ रहा हूं। वो तो अभी आप बोल चुके हैं। मैं पूछ रही हूं कि अगर वाकई इस देश की लगभग, अगर इनके पास 38-42% ही वोट है तो आप 56-58% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। पीएम के बोलने के बाद गौरव गोगोई के पास सुनहरा चांस था राइट टू रिप्लाई का, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों चले गए आप लोग? उसका कारण था। क्या कारण था? उसका कारण सीधा सीधा ये था कि जब सरकार असंवेदनशील हो जाए, जब देश के प्रधानमंत्री एक प्रचार मंत्री की भाषा बोलने लगे, जब देश के प्रधानमंत्री कहें कि मैं बीजेपी का लीडर हूं, मैं देश का और सदन का लीडर नहीं हूं, तो उसमें जब सीरियसनेस खत्म हो जाती है तो राइट टू रिप्लाई और तमाम चीजें समाप्त हो जाती हैं। 4-5 मुख्य सवाल थे। अगर उनका देश के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे जवाब दिया होता, मैं तो कह रहा हूं सबसे पहले माफी से अगर शुरू करते तो पूरा देश उनको सर आंखों पर लेता। क्या उन्होंने बताया कि जो 8,000 के करीब हथियार लूटे गए हैं वहां पर वो किसके शासनकाल में लूटे गए? क्या उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? क्या उन्होंने बताया कि 90 दिन तक वो खामोश क्यों रहे? क्या उन्होंने बताया कि जिस तरह से वो मणिपुर पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वहां पर जो हो रहा है वहां पर पहले ऐसा हुआ, बाद में ऐसा हुआ, तो उससे पूरी असंवेदनशीलता पूरा पता चला कि सरकार की आत्मा मर चुकी है, देश के प्रधानमंत्री की आत्मा मर चुकी है। विषय मणिपुर था, विषय कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं था कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। अरे भाई, चुनावी भाषण में तो आप बोलते ही, लेकिन आप अभी भी देश को गुमराह कर रहे थे। जोड़ों का दर्द कैसे विषय बन गया? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जब कहां के कहां विषय जोड़ते हैं तो पूरा देश देख ही रहा है कि किस तरह से मणिपुर को अवॉइड किया। 4-5 जो मुख्य सवाल थे उनको अवॉइड करके जिस तरह से आगे बढ़े वो पूरे देश ने देखा। धीरेन्द्र जी और मनोज जी से पूछे। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, इंडिया वालों से डर गए हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार से डरने का सवाल कहां है? नीतीश कुमार तो अब वो डूबता हुआ जहाज है। हमारे पार्टी के नेता ने ही उनको तीसरे नंबर के स्थान पे लाके बिहार में खड़ा कर दिया है, और जिनके साथ वो हाथ मिलाए हैं आज हाशिए पे हैं राजनीति में, आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो डरने का कहां सवाल है? डरना तो कांग्रेस को चाहिए कि जिन लोगों से इन्होंने हाथ मिलाया और यह अविश्वास प्रस्ताव खुद के लिए लाए थे, विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने सहयोगियों से। अच्छा, ये पता नहीं चिराग जी जो इतना बढ़ चढ़कर बोल रहे थे एनडीए के पक्ष में, जी क्या कर रहे थे? रामविलास पासवान जी को तो अब स्वर्गवास उनका हो गया, लेकिन मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, कभी इधर कभी उधर, मतलब जिधर सत्ता उधर वो चले जाते थे, ये तो उनके लिए कहा ही जाता था। आपकी पार्टी ये करती आई है। नहीं, देखिए अंजना जी, रामविलास पासवान जी का राजनीतिक अनुभव, जिसको लोगों ने मौसम वैज्ञानिक के रूप में कहा, लेकिन देश की जनता के नब्ज को पहचानते थे, देश के लोगों की आकांक्षाओं को जानते थे, गरीबों के दर्द को समझते थे, और उस समय क्या जरूरी था देश हित में वह फैसला लेते थे। चिराग जी ने वो गुण साधा है कि नहीं साधा है वो वाला? 2014 में जो हम लोगों का समझ में आ गया था कि मोदी जी जीत रहे हैं। जी नहीं, उन्हीं का फैसला था ना, एनडीए में बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ अन्ना अन्ना जी कि 2014 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की इच्छा
नहीं थी। बावजूद इसके अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की इच्छा थी कि हम लोग एनडीए के साथ में जाएं, जो बदस्तूर बाहर भी रहते हुए हम लोगों ने मोदी जी की नीतियों का विरोध नहीं किया, नीतीश कुमार जी के नीतियों का विरोध आज तक करते रहे हैं। मनोज जी, अखिलेश यादव तो यूपी विधानसभा में भी मणिपुर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में मणिपुर का मुद्दा उठा है देश की संसद में, लोकसभा में, फायदा हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जितना सुनहरा मौका था विपक्ष के पास वैसा भुना नहीं पाए, उल्टा 4.5 घंटा कप्तान और उप कप्तान ने दूसरी तरफ से बैटिंग कर दी, क्रीज पर टिके रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज हो गया है। देखिए अंजना जी, आप एक ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि आप उस धरती से आती हैं जो बुद्ध की धरती है। आपने पूछा कि मणिपुर से अविश्वास प्रस्ताव से क्या फायदा हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, फायदा हुआ नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जो पार्टी ये नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे आगे जाती है वो पार्टी। क्या कहती है? पार्टी कहती है यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाह क्रियाचना। वो पार्टी कहती है कि नारी हमारे लिए देवी है, उसकी पूजा होनी चाहिए। वो पार्टी इस देश के मणिपुर में जब उन बेटियों और बहनों के साथ भीड़ ने हैवानियत करा, जिन बहनों और बेटियों के घर के लोग इस देश के सरहद की सेवा करते हैं, उनको जब नंगा घुमाया गया, उनके साथ जब भीड़ ने हैवानियत करा, तो वो पार्टी 90 दिन तक चुप रही। उस पार्टी के मुखिया को उत्तराखंड के बहन बेटियों की तो याद आती है, लेकिन मणिपुर के बहन बेटियों की याद नहीं आती है। ये वही लोग हैं अंजना जी, आप तो जानती हैं, ये वही लोग हैं जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाते हैं और ये भाषण देते हैं कि हमारे सांसद जाकर के पूरे देश भर के मुस्लिम बहन बेटियों को से राखी बंधवाएंगे। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। सवाल फायदा नुकसान का नहीं है। जब इस देश के 50% आबादी को जो सरकार न्याय न दे पाए, जो सरकार इतनी क्रूर हो कि उदासीन हो, और समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है, अगर उस दिन इस देश का सदन न चलना होता तो आप सबको ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि उस दिन भी इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उनको बोलना इसलिए पड़ा कि उसी दिन से इस देश का सदन चला। किस तरह के पेपर का आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? फिर कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं देख लेते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। क्या पेपर उठा लिया ये गुड़ से गोबर करने की प्रथा जो है ना, इनके पूरे अलायंस में यूपीए में। अब देखिए, आजम खान इनकी पार्टी में है, जयाप्रदा जी के इनरवेयर के बारे में बात करते हैं। अबू आजमी बोलते हैं महिला तो खुद जिम्मेदार है मोलेस्टेशन के लिए। गायत्री प्रजापति के लिए अखिलेश कैंपेनिंग करते हैं, सजा हो जाती है तो बीवी को टिकट देते थे, और बॉयज विल बी बॉयज। क्या बात कर रहे हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? मणिपुर पर बात नहीं कर पा रहे हो। बिल्किस बानो पर बात करो। बिल्किस बानो पर एक शब्द बोल के दिखा दो मुझे, एक शब्द बोल के दिखा दो बिल्किस बानो पर। काका प्लीज, काका जी बीच में नहीं, आप एक शब्द बोल के शाउटिंग मैच के लिए दूसरे चैनल पे जाइएगा सर, वहां चिल्लाइएगा एक साथ। अब देखिए, मैं दोनों को गंभीर अपने मित्र भी मानता हूं। मैं इसे 10-15 सेकंड में सवाल पूछूंगा, बस 10-15 सेकंड। टीआर बालू, सुप्रिया सुळे, डिंपल यादव जी और इनके बाकी तमाम विपक्ष के स्टॉलवर्ड्स कितनी देर मणिपुर पर बोले? डिंपल यादव जी 500 रुपए की थाली के बारे में बोल रहे थे। एक सेकंड। दूसरी बात, मणिपुर पर आप चर्चा के लिए सीरियस थे क्या? मणिपुर पर चर्चा के लिए अगर सीरियस होते तो जवाब भी सुनते, और उससे पहले 9 दिन आपने ब्लॉक क्यों किया? पीएम बोले वरना कोई सदन में कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली सर्विसेज बिल पर आपने चेंज कर दिया स्टैंड। चलिए छोड़िए, असली कारण यह है अंजना जी, इनका 144 का आंकड़ा आप लोग दिखा रहे थे आज तक पे, सुबह से दिखा रहे थे 144 इनके, हमारे इतने, इनके 144। वो 144 भी नहीं आने वाले थे। ये राहुल जी की स्पीच सुनकर अच्छे दरबारी मीडिया में भी और इनके साथीगण भी बोले बख्श दो, हम तो चले। तो इसीलिए ये फ्लोर टेस्ट में फ्लोर खिसकने वाली है, इसीलिए भाग गए। इसीलिए भाग गए। जवाब दे दे फिर। मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 महीने के साथी है और आम आदमी पार्टी 1 महीने की साथी है। डिंपल यादव जब बोली तो वो महंगाई पर ज्यादा उनका फोकस था, और आप लोग चाहते थे मणिपुर पर घिरना। क्या स्ट्रैटेजी इधर उधर बिखर गई, फैल गई? नहीं, मैं समझता हूं अंजना जी, आपने पूरा सुना होगा और उन्होंने बहुत उसको संवेदना के साथ मणिपुर की भी घटना के बारे में उन्होंने बोला।
और सवाल पूछा कि सरकार क्यों चुप है। उनके शब्द सह मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट कमीशन का वायलेशन है। ह्यूमन राइट कमीशन का कोई मेंबर क्यों नहीं गया? क्यों वहां की माताएं बहनें, भारत की माताएं बहनें नहीं है? उन्होंने पूछा डिंपल यादव जी ने कि क्या 140 करोड़ लोगों का जो पहाड़ा पढ़ते हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहन और बेटियां 140 करोड़ में आती हैं कि नहीं आती? जो शहजाद बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपका एक प्रतिष्ठित संस्थान, मैं खत्म कर रहा हूं, इंडिया टुडे आपकी एक पत्रिका है, शहजाद को उसको पढ़ना चाहिए। जो 15 दल जो बिहार में जुटे थे, उनका वोट प्रतिशत 156 सीटों पर 2019 के चुनाव में एनडीए से ज्यादा था। अगर सुन तो लीजिए, आंकड़े मैं बता रहा हूं, आपके पत्रिका का है, इंडिया टुडे का। अगर 156 सीटों पर 1 to 1 अगर लड़ते हैं वो 15 दल, तो अगर 303 में से 156 आप घटा दीजिए, कितना बचेगा? 147। कहां जाएगी भारतीय जनता पार्टी? कहां जाएगा एनडीए? यूपी में आप लोग साथ लड़े थे, आप और आज सहयोग प्रयोग पता नहीं, पर साथ ही खड़े हैं। भाजपा के साथ देखिए, आपने जो सवाल, आपने जो किसके साथ, अब जवाब दे देने दीजिए। चलिए, इसमें अटक जाएंगे। चीखने चिल्लाने से कोई बात प्रभावी नहीं होगी। चिल्लाते मुझे, मेरा स्वभाव नहीं चिल्लाना। हाँ, आप मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव सिर्फ आईना दिखाना। अरे मैं आपके स्वभाव को बखूबी जानता हूँ, उस पर जाऊंगा तो विषयांतर। अच्छा बोलिए, बसपा के साथ चलेंगे? नहीं रहोगे। कांग्रेस के साथ कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? चलिए, आप इतना 1-on-1 कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं 1-on-1 फाइट? आप ये बताएंगे कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देंगे? चिंता मत कीजिए, हमारी गठबंधन के साथ लड़ेंगे। आप बता दो, ये वही चिराग पासवान है जो सड़कों पर रो रहे थे, उनके पिताजी के फोटो रो रहे थे। भाई कौन सा आरोप लगा रहे हैं? सत्ता के लिए रोने वाले लोग आप हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? पिछड़े आलोक जी, हो गया मिस्टर काका, हो गया। आलोक जी देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात क्या करें, यहां तो महिला आयोग ने जो किया मणिपुर के वक्त, वो भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह के साथ आता है, लेकिन उस पर से अटक जाने से नहीं होगा। पर ये पूरा सवाल 97 में कौन सी कमीशन गई थी? प्रधानमंत्री गए थे, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया था, एमओएस का स्टेटमेंट आया था, 1 साल चलता रहा मणिपुर और 350 लोग मरे। आप जब सरकार में आए थे, तो आपने लिखा था कंडीशंस अप्लाई जी, वहां पे गृह मंत्री। एक सेकेंड, देखिए ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाने के बाद आपने लिखा था नीचे कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन अप्लाई नहीं है, यूपीए ने नहीं किया इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। ये नहीं, ये किससे कहा कि उन्होंने नहीं किया इसलिए हम नहीं करेंगे? हमने नहीं, यही प्रॉब्लम है ना, हम वॉट अबाउटरी नहीं, हम सिलेक्टिव अप्रोच के बारे में बता रहे हैं। वो वॉट अबाउटरी। आलोक जी आपके पास आते हुए सवाल ये है कि एक सुनहरा मौका क्या विपक्ष ने इस बार गवा दिया है? बहुत गंभीरता से आपसे प्रश्न मैं पूछ रही हूँ, देखिए मुझे आप समझिए इसको। अगर एक राइट टू रिप्लाई, मैं तो बार बार वहां पर अटक रही हूं कि अगर गौरव गोगोई ने राइट टू रिप्लाई ही अच्छे से इस्तेमाल किया होता, बिकॉज अगर आप सबको आके, तो विपक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा फैक्चुअल भाषण, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव, जिसमें रेटरिक और तमाशा नहीं था, वो गौरव गोगोई का था। गौरव गोगोई का राइट टू रिप्लाई प्रभावी हो सकता था, लेकिन आप लोग बस। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से तमाम संसदीय परंपराओं को पिछले 9-10 दिन में ठेंगा दिखाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद भी तमाम बिल पास किए गए, और जब 1 घंटे 40 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोले, तो विपक्ष का फर्ज था कि वहां पर बैठकर केवल मोदी साहब के रेटरिक को नहीं सुना जाए। आज केवल विषय ये है कि अभी न तो महंगाई है, न बेरोजगारी है, और मणिपुर को जस्टिफाई पूरी बीजेपी कर रही है। अडानी के ऊपर प्रश्न पूछो तो अडानी के पीछे लग जाते हैं, जस्टिफाई करते हैं। वो एक पहलवान थे, पहलवानों वाले विषय पे इनके अपने सांसद को पूरा जस्टिफाई उन्होंने किया। तो जितना मोदी जी बोलेंगे। 37 मिनट के भाषण में राहुल जी ने मणिपुर पर कितनी देर बोला, आप मुझे बताएं। मैं फिर बताऊंगा। वो राहुल गांधी जी तो मणिपुर तक पहुंच भी गए, और उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। मिनटों से कैलकुलेट होता है। एक मिनट सुनिए ना, अभी ये भी तो मिनट अंजना जी सुनिए। आप इन पे पैमाना लगा रहे हैं मिनट का, एक सेकंड, आप इन पे पैमाना लगा रहे हैं मिनट का। मैं फिर कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री थे, मणिपुर पर उनको मुख्य जो 8-10 सवाल थे उनका जवाब देना चाहिए था। हमें पूछना चाहते हैं कि कितने प्रधानमंत्री के जितने सलाहकार हैं, कितने मंत्री हैं, कौन कौन वहां पर गया, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। किसने कितने मिनट बोला? देश के प्रधानमंत्री तो घंटों झूठ बोल सकते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री घंटों झूठ बोलेंगे तो क्या उसको कैलकुलेट करके क्या जाएगा? मैं फिर कहूंगा, बेतुकी बात आप कर रहे हैं सर। बेतुकी नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी ने 37 मिनट में से कितने मिनट मणिपुर पर? मैं समझता हूं कि लगभग आधे से ज्यादा समय उन्होंने मणिपुर पर ही बोला, और पूरी तरह से मणिपुर के ऊपर वो आज से नहीं बोल रहे हैं, 2 दिन पहले भी मणिपुर पर बोले, तमाम लोगों ने मणिपुर पर बोला। लेकिन फिर कहूंगा मैं कि क्या संसद विपक्ष को बोलना था?
या सरकार को बताना है जो डबल इंजन की सरकार है? मतलब आज भी विपक्ष बोलेगा मणिपुर पर? अरे भाई सरकार से सवाल है तो सरकार बोले ना, लेकिन विपक्ष ने कितने मिनट बोला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके? अरे मैं विपक्ष फिर कहूंगा। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया अरे था। भाई सुनिए ना, आप कैसी बात कर रहे हैं आलोक? कैसी बात नहीं कर कि रहा हूं। मणिपुर के मुद्दे पर आप बोलना चाहते थे मैं ना फिर देश की कहूंगा, संसद में। मैं फिर कहूंगा, हाँ। मणिपुर के ऊपर इतने दिनों से तमाम चीजें बोली गई, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे को डाउन साइज किया वो पूरे देश ने देखा है। और मोदी जी, मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे और बोलते और मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलते। देश की जनता अब उनको समझ चुकी है कि किस तरह से विषयांतर किया जाए, किस तरह से तमाम चीजों को। आज मोदी साहब स्वयं अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, गृह मंत्री स्वयं एक्सपोज कर रहे हैं। जब वो कलापति पर झूठ बोलते हैं, मोदी जी मणिपुर पर झूठ बोलते हैं और सही कोई पिक्चर देश के सामने नहीं आती है, तो पूरी तरह से आज देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने आप को केवल प्रचार मंत्री तक सीमित कर लिया है। और जिस तरह से सांसद सो रहे थे वो भी समझ आ रहा है कि सत्ता पक्ष के सांसद मोदी जी के भाषण पर सोते हुए पकड़े गए। शहजाद, अगर ये कह रहे हैं कि बातों में 1% भी सच्चाई होती तो पार्लियामेंट में पूरी स्पीच के बाद जो राइट टू रिप्लाई था उसमें ये सारी चीजें बोलते हैं ना। आलोक जी से यहाँ पर अंजना के शो पर क्यों काम करवा रहे हैं? सदन के पटल पर रिकॉर्ड पर बोलते कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको ये पूरा अविश्वास प्रस्ताव हमने मणिपुर पर लाया था, परंतु आप इतनी देर इस पर बोल बैठे और बाकी चीजों पर नहीं बोले। दूसरी बात, आज राहुल गांधी जी जो कहते हैं मणिपुर मेरी प्राइम चिंता है, 15 मिनट वो घुटनों के दर्द और उनके हारने के दर्द पर व्याख्यान करने लगे और 16 मिनट उन्होंने मणिपुर पर बोला। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मणिपुर पर बोला तो क्या बोला वो भी बहुत जरूरी है। ये इनके नेता जिनको पहले तो मौका नहीं दिया था, अमित जी के बोलने पर मौका दिया, जरा सुनिए क्या बोलते हैं। आपको नवाजा गया बहुत बड़ा पुरस्कार, सुनिए, बहुत अजीब और गलत बात करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में ये मणिपुर की मुद्दा चर्चा सुनिए, अमेरिका में भी ये मुद्दा चर्चा में थे, तो हमारी तरफ से ये बार बार समझाने की कोशिश किए गए थे कि मणिपुर इशू कैन नॉट बी कन्फाइंड टू एनी स्टेट और एनी नेशन। इट इज ऑलरेडी मणिपुर ने इशू इज नॉट कन्फाइंड टू अ स्टेट और अ नेशन। अब आलोक जी, आपके और मेरे हजार डिफरेंसेस हैं, पर कश्मीर के इंटरनेशनलाइजेशन से लेकर अब मणिपुर का इंटरनेशनलाइजेशन आप करेंगे। मतलब कि ये सोचा कि 370 के समय पर ये इन्होंने कहा कि ये भारत पाक का मामला हो गया। नेहरू जी तो कश्मीर को सौंप ही आए थे यूनाइटेड नेशंस में। आज आप लोग अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे। हमारे कितने डिफरेंसेस हो, क्या 93 में किसी ने अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था? 97 में किसी ने किया था? 2011 में आपकी सरकार एक वाक्य नहीं कर पाई, 2000 रुपए का लीटर एक पेट्रोल का बिकता था, तभी हमने अंतर्राष्ट्रीयकरण की वकालत की थी। काफी हो गया, ये सवाल गुड़ का गोबर। राष्ट्रवाद की इस बिसात पर कैसे मात दीजिएगा बताइए। कह रहे हैं आप अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं मणिपुर का। यूनाइटेड नेशंस में पिछले 25 साल में 30 साल में कौन सी सरकार लेके गई है जम्मू कश्मीर के मैटर को? यूरोप के सांसदों को बस में मोदी सरकार लेके गई है। यूनाइटेड नेशन, हाँ, यूएन में मैटर को लेके गई है। नहीं, मुझे बताओ कौन से रेजोल्यूशन का नंबर बताओ। पढ़िएगा, वापस आता हूं मैं। आलोक जी, अरे भाई मैं बता रहा हूं आपको, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मैं हर इस पर जवाब दीजिए ना सर, अभी जो है जो सामने है उस पर। अंजना जी अभी धारा 370 पर भी बात हुई। धारा 370 पर देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से झूठ बोलकर और 2 बस भरकर यूरोप के सांसदों की जम्मू कश्मीर में किसने घुमाई थी? किसने कौन अंतर? अरे भाई एनजीओ के सांसद आ गए थे एनजीओ के द्वारा। अरे एनजीओ और हिंदुस्तान की, अरे भाई किसने अलाउ किया? अलाउ किसने किया? अरे क्या सरकार किसकी? जम्मू कश्मीर में आप भी जा सकते हो, आप जाकर देख कर आओ। भाई छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात आपने कही तो मैंने उत्तर दिया। अंतर्राष्ट्रीयकरण कौन करता है? वापस आइए मणिपुर के। मणिपुर में कुकी और मैतेई का जो समस्या है, आपस का जो विवाद आप लोगों ने पैदा किया है, जो कैरोसिन में तिल्ली डाली हम है, लोगों ने क्योंकि कुकी, हाँ बिल्कुल, सरकार के नवाज शरीफ की है वहां पर, किसने हम लोगों ने पैदा किया? आपने 93 में आपके सांसद कह रहे हैं, 97 आपके सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया। नवाज शरीफ आपके सांसद कह रहे हैं कि बीजेपी ने आग लगवाई। आपके सांसद कह रहे हैं, सॉरी, एमएलए सांसद का नाम बताओ। और सांसद एमएलए का नाम बताओ। अरे भाई सांसद जो है, एमएलए का नाम बताओ। जो वहां पर विदेश मंत्री है, उसने स्वयं कहा कि मेरा घर विदेश जला मंत्री दिया। एमएलए कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं सांसद है वो, और एक नाम एमएलए, बता दो, स्टेटमेंट बता दो, नाम बता दो। विदेश मंत्री का नाम आप याद करके आया कीजिए, मैं नहीं कर रहा हूं। वापस आप कोट कर रहे हैं। अरे भाई सरकार नवाज शरीफ की थोड़ी नाम, मैं कह रहा हूं कि विदेश राज्य मंत्री का क्या घर जलाया गया कि नहीं जलाया गया? उसने कहा कि ये बीजेपी ने करवाया है। उसने कहा कि हिंदुओं ने जलाया, जिसको बीजेपी ने आग लगाया। उसने उसने कही है बात, उसने कही है स्टेटमेंट। तरीका है भाई, हिंदू का नाम लिया जाएगा इसमें। हिंदू कर रहे, हिंदू नहीं मर रहे वहां पर। ये आग लगाने की, ये आग लगाने की साजिश है। हिंदू रेपिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, हिंदू तो आईसिस, हिंदू आग लगा रहा है। हिंदू का क्या लेना देना?
स्टेटमेंट ये दंगा है, ये वहां पर पर एथनिक इशू है, हिंदू करा रहा है। मैं कह रहा हूं हिंदू करा रहा है कि मोदी जी हिंदू करा रहा है। ये आपका स्टेटमेंट, पार्टी का स्टेटमेंट है। अरे आपका स्टेटमेंट है, आपके सांसद का। सुनिए शांति से। बताइए नाम उनका, विदेश राज्य मंत्री जो है उन्होंने कहा कि मेरा घर, उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने हिंदुओं ने जलाया। कौन सा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है, जरा पढ़ के आया कीजिए। अब 5 मिनट वापस आता हूं मैं। आपके एमएलए ने, तमाम एमएलए ने मीडिया स्टूडियोज में कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। कौन सा एमएलए बताइए, एमएलए का नाम बताइए। किस स्टूडियो में कहा? अंजना जी आपको भी इंटरव्यू में बुला लो उसको। मेरे नाम याद नहीं है इंटरव्यू नाम में। याद नहीं है। अरे सुनिए ना भाई जरा, हमारा है कि नहीं, कैसे सुनिए भाई जरा, हमारा है कि नहीं, कैसे बताओ? सुनिए भाई जरा, ये बेकार की बहस में मत पड़ो। चलिए, आपको ना आपके सांसद मुख्यमंत्री ने कहा कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटी हैं। कहा कि नहीं कहा? इंडिया टुडे पे कहा कि नहीं कहा? अब उसका नाम नहीं पूछेंगे आप। दुर्भाग्य यह है कि मणिपुर आपके लिए विषय नहीं है, क्योंकि कैरोसिन आपने फेंका है, क्योंकि आपने आग लगाई है, क्योंकि आपके तमाम लोग वहां पर हथियार देते हुए पाए गए। आपने उग्रवादियों को समर्थन दिया है और उसके सबूत डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए, और सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगा रहा है रोज, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, उन्होंने वो सवाल का जवाब नहीं दिया अंतर्राष्ट्रीयकरण का। सारी चीजों पर मैं आ रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीयकरण भूल गए सांसद और एमएलए का। अंतर्राष्ट्रीयकरण बोलिए। कुकी समुदाय जो है केवल एक राज्य तक सीमित नहीं, उसके वहां पर बर्मा में भी लोग हैं, बाकी राज्यों में भी हैं, कि उसका प्रभाव। समर्थन कर रहे हैं? सुनिए भाई, हम समर्थन नहीं कर रहे, हम समर्थन नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि इसका प्रभाव बाकी जगह पर भी, बाकी राज्यों में भी पड़ेगा, और आप लोग इस तरह का समर्थन जरूर करेंगे और पक्का करेंगे, क्योंकि ये आग लगाई हुई आपकी है, और इसीलिए आप लोग 90 दिन तक एक भी स्टेटमेंट देने से भाग रहे हैं। चलिए 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। मैंने स्पेसिफिक पूछा अधीर रंजन चौधरी का बयान कि अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है इस मुद्दे का, समर्थन या नहीं, तो उसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने अभी कहा हिंदुओं ने आग लगाई, हिंदुओं ने जलाया। यही मानसिकता है। ये देखिए पोस्टर, ये प्रभु श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण जी को दिखाया गया मणिपुर के रेप के संबंध में। एमएमके ने, जवाहरुल्लाह इनका साथी, जवाहरुल्लाह इनका। अब आलोक जी, नहीं अंजना जी, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिकता दिखा रहा हूं। मानसिकता दिखाना मेरा अधिकार है। मणिपुर में मानसिकता को स्पष्ट करना मेरा अधिकार है। उस पर माफी मांगी। अंजना जी, इन्होंने 3-4 आरोप लगाए। मैंने बोला किसने बताया, किसने किया, नाम इनको याद नहीं, सांसद का, एमएलए का। ये जवाहरुल्लाह एमएमके, इनकी अलायंस की पार्टी, यूपीए, रीमॉडल यूपीए की पार्टी का अलायंस का मेंबर जवाहरुल्लाह, इसने कंफर्म भी किया। ये देखिए अलायंस का कौन, ये देखिए एमएमके जवाहरुल्लाह है, आप चेक कर लीजिए। अरे मैं उसको सस्पेंड कर दिया उस पार्टी ने। हम अंजना जी प्लीज इस प्रकार से डिरेल नहीं होगा, इस प्रकार से डिरेल नहीं होगा। हाँ, मैं इशू पे यार, इशू यही है, इशू यही है। अंजना जी देखिए अब क्या हो रहा है। कार्टून डालने वाले पर इतना हल्ला, लेकिन जो मुख्यमंत्री जिसकी देखरेख में ये हुआ, कवर फाइल मत दीजिए, मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। कवर फाइल मत देने आएंगे, आपको पता है कि मुख्यमंत्री को बचाएंगे और अलायंस पार्टनर के उस आदमी। बीच में आलोक जी, बीच में प्लीज, ऐसा ये प्लीज। आप थक जाते हैं तो फिर उनको कवर फायर देती है, ऐसा नहीं करिए। उनके इस इंटरप्शन से नहीं थकना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी उन्होंने कहा हिंदू ने आग लगाई, ये हमारे सांसद ने किया, कहा, सांसद का नाम नहीं बता पाए। हिंदू रेपिस्ट होता है, ये भी पोस्टर एमएमके ने लगाया, और उसने बोला भी है कि ये पोस्टर हमने लगाया। अब बताइए ना, ये सही पोस्टर है, गलत पोस्टर है, ये बता दीजिए। मणिपुर की घटना, निशंस घटना को सांप्रदायिकरण करना, हिंदू रेपिस्ट, हिंदू टेररिस्ट, यही आपकी मानसिकता और यही आग आप लगाते रहते हैं। चलिए, मैं जिस एमओएस की आप बात कर रहे थे, हिंदू टेररिस्ट है वो, आज आपके यहाँ पर मंत्री बैठा हुआ है, राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने कहा था भीड़ ने हमला किया है। लेकिन चलिए, जो मुझे अपनी रिसर्च की से जो पता चला, चलिए यहीं पर इस बहस का अंत करते हैं, इस बहस का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीएससी में इतना ही। देश बाकी खबरों के लिए